इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। बस पलटने से यह हादसा हुआ। मजदूरों से भरी थी बस जो पलट गई है। सरधना इलाके में ये दुर्घटना घटी। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बताया जा रहा है कि बस पलट गई और इस बस में बड़ी संख्या में मजदूर बैठे हुए थे। मजदूरों से भरी ये बस पलटी है। 12 लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है। सरधना इलाके में दुर्घटना घटी है। तस्वीरें भी इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। जालंधर से बहराइच जा रही थी बस और इस बस में मजदूर बैठे हुए थे जो हादसे का शिकार हुए। मेरठ में भीषण हादसा हुआ है। बस देखिए सड़क से काफी दूर पलटती हुई नजर आ रही है। घटनास्थल पर उस वक्त लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने ही घायलों को बाहर निकाला। बस में मजदूर थे और इन मजदूरों को चोट पहुंची है। पंजाब के जालंधर से ये बहराइच आ रही थी बस और बड़ी संख्या में इस बस में मजदूर ही थे जो कि पंजाब से यूपी लौट रहे थे। मेरठ में बस हादसे का शिकार हो गई है। सड़क से पलटकर नीचे खेतों में जा पलटी है बस। 12 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं अपने सामान के साथ वो यात्री, वो मजदूर जो बस में सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सड़क के किनारे ही सभी बैठे हैं। किसी को हल्की चोट पहुंची है तो किसी को ज्यादा चोट भी पहुंची है। ये सभी मजदूर हैं अपने परिवार के साथ। देखकर ऐसा लगता है कि जालंधर से, पंजाब से ये अपने घर को लौट रहे थे। सभी मजदूर इकट्ठा ही एक ही बस में सवार होकर और तभी ये बस पलट गई। बस पलटने की वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है कि क्या बस की रफ्तार ज्यादा थी या फिर कोई और वजह रही जिसकी वजह से बस हादसे का शिकार हुई, यह भी साफ नहीं। मेरठ में वर्दी की आड़ में अरबों की संपत्ति खड़ा करने वाला दारोगा धर्मेंद्र सिंह की चर्चा पूरे मेरठ में हो रही है। संपत्ति इतनी कि जांच करने वालों के होश उड़ गए। जांच में यह भी पता चला है कि मेरठ में हस्तिनापुर में इस महाभ्रष्ट दारोगा ने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ का महाभ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र सिंह, अरबों की संपत्ति का मालिक धर्मेंद्र सिंह, वर्दी की आड़ में अरबों का खेल। आय से 134% ज्यादा मिली संपत्ति। हस्तिनापुर में अरबपति दारोगा का काला साम्राज्य। भ्रष्ट दारोगा की कहानियां तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, लेकिन मेरठ के महाभ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र सिंह की कहानी सबसे अलग है। वर्दी के जोर पर दारोगा धर्मेंद्र सिंह ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अरबों की संपत्ति बनाई। जैसे जैसे दारोगा के खिलाफ जांच आगे बढ़ी, इतनी संपत्ति मिली कि जांच करने वाले भी हैरान हो गए। जांच में पाया गया कि करोड़पति दारोगा ने अपनी आय की तुलना में 134% अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद अब जांच पूरी हो गई है और दारोगा को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल थाने में एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराया है जांच के बाद, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है। पहले इस जिले में पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पे पोस्ट थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है। उनके विरुद्ध एक FIR पंजीकृत हुआ है। दरअसल 2020 में मेरठ के थाना हस्तिनापुर में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों के खिलाफ गोपाल काली नाम के एक जनप्रतिनिधि ने खुलासा किया था, जिसमें हस्तिनापुर 1 सेंचुरी की जमीन पर दारोगा के अवैध आलीशान फार्म हाउस का खुलासा हुआ था। इसके अलावा दारोगा के घर पर बिजली विभाग ने भी छापा मारा था, जिसमें चोरी की बिजली से दारोगा का घर रोशन होता हुआ मिला। देखिए ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी DG ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई। दारोगा की संपत्ति की जांच अब पूरी कर ली गई है, जिसके बाद मेरठ के मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल देखना है कि इस भ्रष्टाचारी दारोगा पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, जिससे आगे कोई वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार न कर सके। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचारी और लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं है, लेकिन जब मामला पुलिस में भ्रष्टाचार से जुड़ा हो
तो कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। मेरठ के भ्रष्टाचारी दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। 2020 में धर्मेंद्र सिंह हस्तिनापुर के थानेदार थे, जहां अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था। धर्मेंद्र सिंह का हस्तिनापुर वन सेंचुरी की जमीन पर एक आलीशान फार्म हाउस पाया गया, जो जमीन उनकी पत्नी के नाम पर थी, और इसी जमीन पर उसने आलीशान फार्म हाउस अपनी अय्याशियों के लिए बनाया। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार प्रदान किए। यूपी की ओर से आईएएस अनिल ढींगरा को पीएम अवार्ड मिला। अनिल ढींगरा मेरठ में डीएम रहते हुए उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए। एमएसएमई सेक्टर में देश के सर्वोच्च प्रदर्शन उन्होंने किया है। वहीं आईएएस दीपक मीणा को भी पीएम अवार्ड मिला। उन्होंने सिद्धार्थनगर डीएम रहते हुए काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देने में बेहतरीन काम किया है और इस वजह से ही अवार्ड से सम्मानित हुए। वहीं पर अब मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को भी पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने चंदौली डीएम रहते हुए काले नमक चावल की खेती को उन्होंने भी बढ़ावा दिया। ओडीओपी के तहत इस चावल की खेती को यूपी सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रयागराज कुंभ मेला आयोजन के लिए आईएएस अरविंद चौहान को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें आज पुरस्कार मिला है वो हर हफ्ते वर्चुअली ट्रेनी को अपनी कल्पना और कौन सी कठिनाई आई उसकी प्रेजेंटेशन दे। इससे नई पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो या रेवेन्यू हो, कोई जहां भी है आपके, क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है। हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीजों का लाभ मिलेगा। देखिए, ये वर्ष 2018 की बात है। अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्ष पहले तक अगर किसी को कोई लोन लेना होता था तो बिल्कुल एक सपना सा लगता था। कभी लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट नहीं लगती थी, कभी बैंक के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स का रहता था। तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य था कि हम लोग इन योजनाओं को समझें, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत से जो है जानकारी प्राप्त करके लोगों तक पहुँचाया। लगभग 1000 से ज़्यादा हम लोगों ने जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स किए थे हर ब्लॉक में अपने, जिससे लोगों को जागरूकता हो पाए। अगर आप आज भी बात करेंगे तो अधिकांश जो आबादी है, अगर मेरठ की बात करेंगे तो गन्ने के उत्पादन में है, कृषि में है। दूसरा, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ओडीओपी में स्पोर्ट्स का काम होता है। तो हम लोगों ने इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको समझा, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों ने लोन दिया। अगर आप मानोगे तो लगभग 18,000 करोड़ हम लोगों ने जो है मेरठ जनपद में जो है इनको लोन उपलब्ध कराया था, जिसमें से लगभग 12,000 करोड़ जो है कृषि क्षेत्र में है और लगभग जो है 8,500 जो है हम लोगों ने एमएसएमई में दिया था। ये जितने भी हमारे गरीब किसान थे या जिनको लोन बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा था, जिनके पास लैंड भी नहीं था, हम लोगों ने उनको भी कैटर किया था कि भाई अगर आपके पास लैंड नहीं भी है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ तो आपको लोन देंगे, ताकि कुछ ना कुछ तो आपके पास भी काम करने की उत्साह बने, ताकि वो लोग भी आत्मनिर्भर बन पाए। छोटे छोटे काम जैसे क्रिकेट बैट बनाने का है, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया। हम लोगों ने अगले स्टेट में जो है उनका एक्सपोजर विजिट भी कराया, जहाँ पे कोई जैसे मशरूम की खेती अच्छी होती है, फूलों की खेती अच्छी होती है। इसी हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे 2 जो है एफपीओ भी बनाए थे, और उसमें जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाइड ये भी किया था कि हमारे ब्लॉक्स में कौन से में अच्छा काम हो रहा है, जैसे वेजिटेबल्स का है, फ्लोरिकल्चर का है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इनको किया था और उसी हिसाब से मोटिवेट किया।
देखिए, चंदौली में वर्ष 2018 से लेकर 2020 के बीच में चंदौली काले चावल का प्रोडक्शन, उसको उगाने की प्रक्रिया और उसको आगे निर्यात करने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया गया। तो उसमें पूरी चंदौली की टीम, वहाँ के जो किसान हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इसमें शुरुआत 2018 खरीफ सीजन से हुई थी, जिसमें मात्र 30 किसानों के साथ 10 हेक्टेयर एरिया में काले चावल की सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू हुई थी। और उसके बाद 2019 और 2020 में 1000 से ज़्यादा किसान काले चावल को प्रोड्यूस करने लगे। उनका एक FPO भी बनाया गया, उनकी एक समिति बनाई गई और अल्टीमेटली जो ये काला चावल है ये ऑस्ट्रेलिया निर्यात हुआ, कतर निर्यात हुआ, अन्य काफ़ी सारे देशों में निर्यात हुआ और इससे किसानों की आय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो उसी को लेके प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 चंदौली ब्लैक राइस को इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत, जो डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगरी के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत मिला है। और इसके पीछे जो वहाँ के किसान हैं उनकी पूरी मेहनत है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके द्वारा जो लगातार एनकरेजमेंट दिया गया, वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल है उसके पीछे। और डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसके पीछे। अगली खबर वाराणसी से और आज आ सकते हैं वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर आज रात 8 बजे वो वाराणसी पहुंच सकते हैं। ऐसी संभावना है कि कल मॉरिशस के पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कल मॉरिशस के पीएम वाराणसी में रहेंगे और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच सकते हैं, ये खबर आ रही है। कल सुबह 10 बजे होटल ताज में मीटिंग है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उस मीटिंग का हिस्सा होंगी। मॉरिशस के पीएम, जो कि देश के दौरे पर हैं, कल वाराणसी में रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में शामिल होंगे, ये खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के 7 अनुदान पाने वाले मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मान्यता निलंबित किए जाने के बाद रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड ने नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि बार बार मोहलत दिए जाने के बावजूद मानक पूरा नहीं किया गया। निलंबन की कार्रवाई पूरी होते ही सरकार रोक सकती है मदरसों का अनुमान। इन मदरसों का अनुदान रोका जा सकता है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक इन्होंने मानकों को पूरा नहीं किया है। अब आपको उन मदरसों के नाम भी बता देते हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। महाराजगंज तराई के नूर उल उलूम अतिकिया को नोटिस जारी हुआ है। श्रावस्ती के मदरसा गुलशन तैयबा को नोटिस जारी हुआ है। संत कबीर नगर के मदरसा फैजुल इस्लाम को नोटिस जारी हुआ है। तो सुल्तानपुर के मदरसा इस्लामिया को भी नोटिस जारी हुआ है। वहीं प्रयागराज के मदरसा तालिमुल कुरान को भी नोटिस जारी हुआ है। प्रयागराज के ही एक और मदरसा रहमते निसा को भी नोटिस जारी हुआ है। वाराणसी के मदरसा इस्लामिया वारसिया को भी नोटिस जारी हुआ है। ये वो तमाम 7 मदरसे हैं जिन्होंने मानक पूरा नहीं किया बार बार नोटिस के बावजूद, और यही वजह है कि इन पर अब एक्शन की तैयारी है। योगी सरकार 2.0 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से आने की हिदायत दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद कितने अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंच रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी एक तस्वीर। न्यूज़ 18 की टीम आज अलग अलग दफ्तरों में पहुंची, रियलिटी चेक किया, देखिए रिपोर्ट। सरकारी विभागों में कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान का असर गोरखपुर में भी दिख रहा है, जहां अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जहां समय से बैठकर जनता की फरियाद सुन रहे हैं, उसी तरह पूरे कार्यालय में कर्मचारी भी जन सुनवाई में लगे हुए हैं। एसएसपी का कहना है कि लगातार जन सुनवाई के कार्यों को किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने की बुलडोजर पर स्टे लगाने की मांग, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में स्टे का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटते हैं। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी और तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अदालत की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी अतिक्रमण और जमीयते उलमाए हिंद दोनों अर्जियों पर अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दुष्यंत दवे की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर तमाम दलीलें दी गई और ये कहा गया कि वहाँ पर दुकानों को तोड़ा गया है और साफ तौर से ये अपने आप में मानवाधिकार का वायलेशन है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम गरीब और मजदूरों की दुकानों को तोड़ा गया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल
जमीयत की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि न केवल जहांगीरपुरी में बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में तमाम जगहों पर एक विशेष समुदाय को टारगेट करके फिलहाल उनके घरों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया। वही मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर आपने जो याचिका दाखिल की है उस याचिका में आप क्या आदेश चाहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।